रामपुर गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था जिसका नाम हरिशंकर था। उसकी पत्नी सविता बहुत ही सुंदर और गांव की सबसे प्रतिष्ठित महिला थी। हरिशंकर ने अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर एक कीमती हार उपहार में दिया। वो हार इतना सुंदर और महंगा था कि पूरा गांव उसकी चर्चा करता था। कुछ दिनों बाद हरिशंकर की पत्नी का जन्मदिन आया। हरिशंकर ने सविता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटी सी दावत रखी और सविता ने वो कीमती हार भी पहना। सबकी नजरें उस कीमती हार पर ही थी। घर में बहुत से लोग इकट्ठा थे। अचानक से खाना खाते वक्त सविता की साड़ी पर सब्जी गिर गई। सविता अपने कमरे में जब साड़ी बदलने गई तो उसने अपना हार उतारकर अलमारी में रख दिया और जल्दी जल्दी में ताला लगाना भूल गई। सविता जब वापस अपना हार पहनने आई तो उसके होश ही उड़ गए। अलमारी से हार गायब था। चारों तरफ सविता के हार गायब होने की खबर फैल गई। रो रो कर सविता का बुरा हाल हो गया था। हरिशंकर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हार किसने चुराया है। सबसे पूछताछ की गई पर हार का कुछ पता नहीं चला। हार का चोरी होना गांव का अहम मुद्दा बन गया था। आखिर वो कौन है जिसने हार चुराया है? सभी घरों में बस यही बातें हो रही थी। पंचायत बिठाई गई और सबने तरह तरह के सुझाव दिए पर कोई हल नहीं निकला। सविता आत्मग्लानि में व्याकुल थी कि वो इतनी कीमती चीज भी संभाल कर नहीं रख सकी। जब किसी का कोई भी पैतरा काम नहीं आया तो हरिशंकर को राजू की याद आई। अगर उस दिन घर में राजू होता तो ये सब नहीं हुआ होता। हरिशंकर ने कहा। राजू अपने शांत और विश्लेषण दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। राजू हरिशंकर के गोदाम की देखरेख करता था। वो जितना बुद्धिमान व्यक्ति था उतना ही ईमानदार भी था। हरिशंकर उसे अपने छोटे भाई के समान मानता था। घर की सारी जिम्मेदारियां भी राजू पर ही रहती थी। हरिशंकर ने राजू को उसके गांव से वापस बुलाया और सारी बात बताई। राजू ने सविता से पूछा उस समय उनके कमरे में कौन कौन उपस्थित था। सविता ने बताया मेरे कमरे में कोई नहीं था। सभी महिलाएं पास के कमरे में बैठी थी। उस दिन बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इधर उधर आ जा रहे थे। राजू को गांव की कुछ महिलाओं पर शक था। उसने दूसरे ही दिन पंचायत में गांव की सभी महिलाओं को बुलाने के लिए कहा। सरपंच के आदेश से दूसरे ही दिन सभी महिलाएं समय पर पंचायत में पहुंच गई, परंतु राजू अभी तक नहीं आया था। सरपंच जी और हरिशंकर दोनों ही बहुत परेशान थे। आखिर क्या बात हो गई कि राजू अभी तक नहीं आया। कुछ देर के बाद राजू एक गधे को लेकर पंचायत में पहुंच जाता है। सरपंच ने राजू से गधे को पंचायत में लाने का कारण पूछा तो राजू ने जवाब दिया, मुखिया जी ये कोई साधारण गधा नहीं है। ये तो एक जादुई गधा है जो चोर का नाम बता सकता है। इसे ढूंढने के कारण ही मुझे पंचायत में पहुंचने में देर हुई। सरपंच ने पूछा, ये तो एक गधा है और चोर का नाम कैसे बता सकता है? क्या ये गधा बोलता भी है? सरपंच थोड़ा नाराज होते हुए बोले। राजू ने जवाब दिया, मुखिया जी जब कोई चोर इसकी पूंछ पकड़कर जोर से कुछ बोलेगा तो ये उसके स्पर्श से जान जाएगा कि चोर कौन है। फिर राजू ने पास के कमरे में ले जाकर उस गधे को बांध दिया और पंचायत में आकर कहा कि सभी महिलाएं एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाएं, मैंने चोरी नहीं की है और आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। राजू के कहने के बाद सभी महिलाएं एक एक करके कमरे में जाने लगती हैं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाते हुए बोलती हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। जब ये कार्य पूर्ण हो जाता है तब सरपंच ने आश्चर्यचकित होकर राजू से पूछा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? सबकी आवाज तो एक समान ही सुनाई दे रही थी। तभी राजू सभी के पास जाकर उनके हाथ खुलवाता है और उन्हें सूंघता है। इस तरह सूंघते सूंघते एक महिला के पास जाकर उसके हाथ सूंघकर राजू कहता है, मुखिया जी इसी ने चोरी की है। सरपंच ने कहा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इसी ने चोरी की है? राजू बोला, मुखिया जी यह कोई जादुई गधा नहीं है बल्कि यह एक साधारण गधा ही है। मैंने इसकी पूंछ में एक खुशबूदार पदार्थ लगा दिया था। जिन लोगों ने चोरी नहीं की थी उन लोगों ने इसकी पूंछ पकड़ी थी और उन सभी के हाथों से उस पदार्थ की खुशबू आ रही है, जबकि इसने डर के मारे गधे की पूंछ नहीं पकड़ी और इसी कारण इसकी हथेली से वो खुशबू नहीं आ रही है। हार चोरी करने वाली कोई और नहीं, पड़ोस में ही रहने वाली मीना थी। मीना घबरा गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। पहले तो उसने इनकार किया, पर बाद में उसने स्वीकार किया कि हार उसी ने चुराया है। मीना को सविता की सुंदरता से हमेशा ही जलन होती थी और उसमें ये सुंदर सा हार भी उसी के पास था। मीना ने कहा, मैंने सोचा अभी ये हार चुरा लेती हूँ, बाद में जब इस बात को सब भूल जाएंगे तब इसे जौहरी की दुकान से बदलकर दूसरा हार ले आऊंगी। ऐसे में गांव भर में सबसे कीमती और सुंदर हार बस मेरे पास ही होगा। मीना रोने लगी और अपने किए की माफी मांगने लगी। गांव वालों ने मीना और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया, पर सविता ने मीना और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने से रोका। सविता ने कहा, गलती अगर मीना की है तो उसकी सजा उसके परिवार को क्यों मिले। हमें मीना को माफ कर देना चाहिए और एक और मौका दे देना चाहिए। वैसे भी कलंकित होकर मीरा के लिए गांव में रहना इतना आसान नहीं होगा। मीना फूट फूट कर रोने लगी और सविता से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुमसे इतनी ईर्ष्या रखती थी और तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी दया है। गांव वालों ने मीना को माफ कर उसे एक और मौका दिया। हमेशा की तरह हरिशंकर राजू की चतुराई से बहुत खुश हुआ और पंचायत में ये तय किया गया कि राजू को इसका इनाम भी दिया जाएगा। सबने राजू से पूछा, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। पहले तो राजू मना कर रहा था, पर हरिशंकर के बार बार बोलने से राजू ने कहा, मेरे गांव में मेरा घर टूटा हुआ है, आप उसकी मुरम्मत करा दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कमाए हुए रुपए बच्चे की फीस और पिता की दवाई में ही खर्च हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपने टूटे हुए घर की मुरम्मत नहीं करा पा रहा हूँ। रविशंकर और सविता राजू की यह बात सुनकर बहुत उदास हो गए। जो राजू हमारे पूरे घर की देखभाल करता है, हमने उसके घर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पंचायत में हरिशंकर ने कहा कि इतने समझदार और ईमानदार इंसान की इस गांव में बहुत जरूरत है, इसीलिए हम राजू को इसी गांव में एक नया घर बनाकर देंगे और राजू के बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।